किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बस एक वादा अपने आप से करना, जहां आप गलत ना हो वहां कभी मत झुकना। हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई पिंकू कुमार चौरसिया फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबों का मोस्ट वेलकम करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन, जो कि आपको बहुत सारे क्विज कंपटीशन और मेडिकल एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल को हम डील करने वाले हैं। तो देखते हैं नेफ्रॉन क्या होता है। किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सर नेफ्रॉन क्या है। आपको बताना है कि किडनी के अंदर जो छोटे छोटे फिल्ट्रेशन यूनिट होता है जो कि छानने का काम करता है, इसी यूनिट का नाम नेफ्रॉन कहलाता है। अब पूछा जाएगा फिर नेफ्रॉन का साइज क्या होता है, नेफ्रॉन का आकार क्या होता है, नेफ्रॉन कैसा होता है। इन सभी चीजों को ध्यान से देखते हैं तो नेफ्रॉन की जो लंबाई होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। याद रखना है आपको, नेफ्रॉन की जो लंबाई होती है 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। अभी इसी को हम mm में बदल दे तो 30 से 40 mm होता है, यानी मिलीमीटर होता है। फिर से देखना है आपको कि नेफ्रॉन के किडनी के अंदर जो छोटे छोटे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, इसी इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन की जो लेंथ होता है, लंबाई होता है, वो 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। इसी को भी हम मिलीमीटर में बदल दे 30 से 40 होता है। तो ये हम जान रहे थे अभी। इसके बाद जानते हैं कि एक किडनी में टोटल नेफ्रॉन कितना होता है। तो आपसे पूछेगा कि एक किडनी में नेफ्रॉन कितना होता है, बताना है आपको 1 मिलियन। तो आपको 1 मिलियन बराबर पता ही है 10 लाख होता है। एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितने होते हैं तो बताना है 10 लाख। और ये हैरत कर देने वाली बात है, अचंभा कर देने वाली बात है कि एक किडनी जो कि इतना छोटा होता है, लगभग 100 ग्राम का होता है, तो 100 ग्राम में आखिर 10 लाख नेफ्रॉन जो है ये किस तरह से अरेंज है। तो नेफ्रॉन जो है ये कुंडलित होता है। यदि इसको हम गौर से देखें तो ये जो होता है इस प्रकार होता है। ये बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा ये कुंडलित होता है, जिस कारण से ये एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन की संख्या में उपस्थित होता है। अब देखना है हमें कि हर एक नेफ्रॉन को यदि स्ट्रेट कर, सीधा कर, और फिर एक नेफ्रॉन को दूसरे नेफ्रॉन से जोड़कर, दूसरे को तीसरे से, ऐसे करके 10 लाख नेफ्रॉन को यदि जोड़ दिया जाए तो हमें लगता है कि इसकी लंबाई जो है लगभग 16 से 20 किलोमीटर। आपको याद रखना है 16 से 20 किलोमीटर जो है हर एक नेफ्रॉन को, यानी 10 लाख नेफ्रॉन को जोड़ देने के बाद जो है इसका लेंथ हो जाएगा। तो ये अभी हम जान गए। इसके बाद यदि हम बात करें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। आपसे पूछेगा नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है, फिर इसके बाद हम फंक्शन को जानेंगे। अब देखते हैं नेफ्रॉन का जो फर्स्ट हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्सा को बोमेन कैप्सूल कहते हैं, जो कि आपको यहां पर लिखा भी है बोमेन कैप्सूल। पूछेगा नेफ्रॉन का वह पहला हिस्सा जो कप के जैसा होता है, प्याला के जैसा होता है, इस संरचना को हम क्या कहेंगे, आपको बताना है बोमेन कैप्सूल। अब जानते हैं कि बोमेन कैप्सूल के अंदर ये जो देख रहे हैं ये ब्लड कैपिलरीज है, यानी रक्त केशिकाएं हैं, बहुत सूक्ष्म होता है। अब जिससे होके ब्लड
आता है इसको हम कहेंगे, इसको एफरेंट आर्टियोल। पूछेगा नेफ्रॉन में ब्लड प्रवेश करने वाले धमनिका का क्या नाम है, आर्टरी का क्या नाम है, तो बताना है आपको आर्टियोल। और आर्टियोल से पुनः यहाँ पे ब्लड को छान दिया जाता है, और ब्लड में जो अशुद्धियां हैं, गंदगी है, इसी गंदगी को यहाँ पे छानने के लिए लाया जाता है, जिसमें कि ग्लूकोज होता है, आपका प्रोटीन होता है और वाटर होता है। इन सभी चीजों को यहाँ पे छान के फिर ब्लड को बॉडी की ओर भेज दिया जाता है, जिसका नाम होता है इफरेंट आर्टियोल। तो आपको एक हम ट्रिक देते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको इजीली आप याद रख सकते हैं। तो एक ट्रिक है हमारा एज। ए का मतलब होता है एफरेंट आर्टियोल, जी का मतलब होता है ग्लोमेरुलस, और ई का मतलब होता है इफरेंट। यानी एफरेंट से आता है, और ये कहाँ आता है, ये जो नेटवर्किंग देख रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज देख रहे हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर, इसी का नाम होता है ग्लोमेरुलस। आपसे पूछा जाएगा ग्लोमेरुलस क्या है, कहेंगे बोमेन कैप्सूल के अंदर पाए जाने वाले ब्लड वेसल्स को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस में दो तरह के ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं, आने वाले को हम एफरेंट आर्टियोल कहते हैं और जाने वाले को हम इफरेंट आर्टियोल कहते हैं। तो इसको ट्रिक हम बताए भी, ए मतलब होता है एफरेंट आर्टियोल, जी मतलब होता है ग्लोमेरुलस में होता है, और ई मतलब होता है इफरेंट आर्टियोल। तो ये अभी हम जान गए। अब देखते हैं कि इसके आगे का भाग का क्या काम है। इसके आगे का क्या काम, इसके आगे का जो भाग है, इस भाग को हम पीसीटी कहते हैं। ये जो हिस्सा होता है पीसीटी कहलाता है। अब पीसीटी का पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा कि पीसीटी सर क्या है, तो बताना है पी मतलब होता है प्रॉक्सिमल, सी मतलब होता है कन्वोलेटेड, यानी ये बहुत ज्यादा झिकझैक होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, और टी मतलब ट्यूबुल्स होता है, इसलिए इसको पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स कहते हैं। तो अब पूछेगा बोमेन कैप्सूल के नीचे, यानी डिसेंडिंग जो होता है, नीचे की ओर उतारता है, इस संरचना को हम क्या कहेंगे, पीसीटी कहेंगे। और पीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन का शुरुआत हो जाता है। आपसे पूछेगा पीसीटी में क्या होता है, तो बताना है पीसीटी में 80 से 85% ग्लूकोज, प्रोटीन, वाटर, इन सभी चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी और डीसीटी को मिलाकर। याद रखना है केवल पीसीटी जो है आपको 60 से 70% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट यानी एमिनो एसिड, प्रोटीन का हिस्सा जो है और ग्लूकोज का ये एब्जॉर्प्शन करता है। और टोटल पीसीटी और डीसीटी को मिला दे तो ये जो है आपको 80 से 85% भागों का ये अवशोषण करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है। अब देखते हैं पीसीटी के नीचे एक लूप पाई जाती है, ये लूप, इस लूप को हम हेनले का लूप कहते हैं, हेनले का लूप कहते हैं। यानी पीसीटी और डीसीटी जिस जंक्शन पर जुड़ता है, इसी जंक्शन को हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। फिर से समझते हैं, आपसे पूछेगा लूप ऑफ हेनले क्या है, तो आपको बताना है जिस जंक्शन पर, जिस हिस्सा पर पीसीटी, इधर देखिए ये पीसीटी हुआ और ये जो देख रहे हैं ये डीसीटी हुआ, तो पीसीटी और डीसीटी को जोड़ने वाले हिस्से को हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसके बाद जानते हैं ये जो भाग है ये डीसीटी है, डीसीटी
यानी लूप ऑफ हेनले से असेंडिंग होने वाले, यानी हेनले के लूप से ऊपर बढ़ने वाले संरचना को हम क्या कहेंगे, आपको बताना है ये डीसीटी। डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है दूरस्थ, यानी जो दूर होता है। किससे दूर होता है? बॉमेन कैप्सूल से जो दूर होता है उसी हिस्से को हम डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और फाइनली जो है ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स जो है, आपको ये जो देख रहे हैं ये संरचना, इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, संग्राहक नलिका कहते हैं। और इस संग्राहक नलिका का सीधा संबंध जो है आपको यूरेटर से होता है, यानी मूत्रवाहिनी से होता है। ये देख लिए। अब हमें नेफ्रॉन के वर्क को जानना। नेफ्रॉन फाइनली क्या काम करता है? यदि बॉडी में नेफ्रॉन ना हो तब क्या होगा? अब देखते हैं, नेफ्रॉन जो है 3 तरह का काम करता है। क्या काम करता है? पहला जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन करता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन नाम से ही पता चल रहा है। ग्लोमेरुलस, आपको अभी हमने बताया कि बॉमेन कैप्सूल के अंदर जो छोटे छोटे यानी सूक्ष्म ब्लड कैपिलरीज है, इसी ब्लड कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस प्लस बॉमेन कैप्सूल को मालपिगियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। अब एक नया चीज हम जान गए अभी कि मालपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या है। बॉमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को हम मालपिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है, आपसे पूछा जाएगा तो बताना है आपको। ब्लड में जो उपस्थित शुगर है यानी कार्बोहाइड्रेट है, यानी ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, वाटर है, इन सभी अशुद्धियों को फिल्ट्रेट करने के प्रोसेस को हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। आपसे पूछेगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है, आपको बताना है कि ग्लोमेरुलस द्वारा ब्लड वेसल्स के द्वारा जो बॉमेन कैप्सूल में, इसके द्वारा प्रोटीन, ग्लूकोज और वाटर का जो फिल्ट्रेशन होता है, ऐसे फिल्ट्रेशन को हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब इसके बाद जो है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद जो नेक्स्ट काम करता है, ये नेक्स्ट वर्क होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन यानी अब जो चीज को यहां छाना गया, क्या ये चीज को आपको लगता है कि सारे चीज को हम शरीर से बाहर कर देंगे? जी नहीं। यदि ऐसा होता है तो शरीर में जो एक बार किडनी फिल्ट्रेट कर दिया और सारे चीज को हम शरीर से बाहर फेंकते जाएंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर जो है वीकनेस फील करने लगेगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वाटर जो है ये इजिली यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए जो है यहां से पीसीटी से शुरुआत हो जाती है किस चीज का? आपको बताना है यहां पर जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और साल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद जो है यहां पर ये लूप ऑफ हेनले जो भी हम बताए, इस लूप ऑफ हेनले में जाके वाटर, सोडियम और क्लोराइड आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसके ठीक बाद बात करें, यहां पर ये डीसीटी भी रीएब्जॉर्प्शन में भाग लेता है। और कुछ हिस्से में ये जो कलेक्टिंग डक्ट देख रहे हैं, संग्राहक नलिका देख रहे हैं, ये संग्राहक नलिका भी रीएब्जॉर्प्शन में भाग लेता है। तो हम इससे पहले बताए थे ईसीटी और डीसीटी मिलके लगभग 80 to 85% ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, साल्ट, इन सभी चीजों का रीएब्जॉर्प्शन करता है ताकि ये शरीर में मेंटेन रहे, शरीर से ना निकले और जिसके कारण आदमी को वीकनेस फील ना हो। ये जान गए ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो लास्ट आता है ट्यूबुलर सेक्रेशन।
यानी ट्यूब्यूल्स जो है अपने बॉडी से कुछ ऐसे हानिकारक चीज को रिलीज करेगा जो कि ये जो यूरिन बनने जा रहा है, इस यूरिन में मिलके शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं कि लास्ट टॉपिक है ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या होता है, ये जो ट्यूबुल्स देख रहे हैं यहाँ जो ये जो ग्लोमेरुलस है ये पोरस होता है, छिद्रित होता है। अब छिद्रित चीजों को यानी छिद्रित होने के कारण कुछ चीज जो है ये नीचे की ओर बाहर की ओर आ जाता है और ये चीज पुनः जो है बाहर निकलना चाहता है तो बाहर निकलता भी है। लेकिन ये जो ट्यूबुल्स देख रहे हैं ये ट्यूबुल्स अपने अंदर जो हानिकारक पदार्थों को ये स्टोर करके रखा है, इनको अब अपने शरीर से बाहर कर देगा और बाहर करने के बाद ये जो है यूरिन में मिलके शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसमें क्या सब होता है ये चीज को हम जानते हैं। इनमें जो है आयंस होता है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सब चीज होता है। इसके बाद यदि बात करें तो ड्रग्स होता है, आदमी कोई जहर खा लेता है तो ये जो है किडनी में जाके यानी नेफ्रॉन में जाके स्टोर हो जाता है और ये जब यूरिनेशन होता है, पेशाब होता है, तो कुछ कुछ मात्रा में ये पेशाब के साथ निकल जाता है, जिससे आदमी की जान कभी कभी बच जाती है। इसलिए डॉक्टर जो है बार बार उल्टी और पेशाब करवाता है ताकि हानिकारक चीज शरीर से बाहर निकल जाए और आदमी की जान बच जाए। तो ये देख रहे थे अभी हम ट्यूबुलर सेक्रेशन, आप समझ चुके होंगे। फिर से जानते हैं कि ट्यूबुल्स के अंदर जो है पहले से कुछ हानिकारक पदार्थ पड़े होते हैं और जब यूरिन बनने लगता है तो यूरिन बनने के टाइम में जो है यानी जब फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेट जब हो जाता है तो इस फिल्ट्रेट के क्रम में अपने शरीर से, ऐसे इसको सामान्य भाषा में समझते हैं, जब कूड़ादान वाली गाड़ी आता है तो कूड़ादान वाली गाड़ी में तो पहले से क्या होता है कूड़ा कचरा होता है और जब हमारे घर से होके गुजरता है तो हम क्या करते हैं अपने घर के कूड़ा कचरा को उस गाड़ी पे फेंक देते हैं। जस्ट वही कहानी है, जब यूरिन बन के ये बाहर की ओर निकलना चाह रहा था तो ट्यूबुल्स भी अपने शरीर के अंदर जो वेस्टेज पड़ा हुआ था, गंदगी पड़ा हुआ था, उसको यूरिन में मिला दिया ताकि क्या बोलते हैं ट्यूबुल्स को कोई इन फ्यूचर में कोई नुकसान ना हो। अब ये हम जान गए। तो नेफ्रॉन का हमने 3 काम बताया। पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या इसी को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं या अल्ट्रा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसके बाद होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है और इसके बाद जो होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है। इस चीज को हम इजीली जान गए। अब जानते हैं कि यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है, यूरिन क्या करता है, यानी यूरिन में क्या क्या चीज होता है, इस चीज को हम जानते हैं। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। अब यूरिन में जो है ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, यूरिया होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई इंसान जो है अपने डाइट में, अपने भोजन में यदि 100 ग्राम प्रतिदिन क्या लेता है, प्रोटीन लेता है, तो इसको हम एक बेस मान के, एक आधार मान के चलते हैं, तब जाके आपको यूरिन में उपस्थित जो वेस्टेज यानी यूरिन का जो कंपोजिशन ये आसानी से निकल जाएगा। तो इसमें 96% जो है आपको वाटर होता है, याद रखना है 96% वाटर होता है, 2% जो है यूरिया होता है और 2% जो है बाकी अदर वेस्टेज होता है। आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा वाटर, इसके बाद जो मेन हमारा एस्केटरी प्रोडक्ट है ये आपका यूरिया होता है। यूरिया के बाद जो है इसमें यूरिक एसिड होता है, साल्ट होता है, ये 2% में, और 2% आपका यूरिया होता है। अब जानते हैं कि यदि कोई इंसान के ब्लड को
100 ग्राम मान के चले तो 100 ग्राम ब्लड में जो है आपको 30 mg यूरिया होता है। फिर से जानते हैं, यदि 100 ml ब्लड को आधार मान के चले, इसमें 30 mg जो है आपको क्या होगा, यूरिया होगा 30 mg। इसके बाद जानते हैं यूरिक एसिड कितना होगा। हमारे ब्लड यूरिन में यूरिक एसिड भी होता है, यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड जो है 2 से 3 mg प्रति 100 ml ब्लड में होता है। फिर से जानते हैं 100 ml ब्लड में 2 से 3 mg यूरिक एसिड होता है। और यदि हम ग्राम में बात करें तो 1 से 2 ग्राम होता है, 1 से 1.5 ग्राम बात कर देते हैं, क्या होता है आपका यूरिक एसिड होता है। यानी इसी को हम ग्राम में बदल दिए, ठीक है। आप जानते हैं अगले टॉपिक पे जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डील करते हैं। ये था यूरिन का कंपोजिशन। अब कोई पूछेगा कि एक स्वस्थ इंसान जो है प्रतिदिन कितने लीटर पेशाब यानी करता है, यानी यूरिन को त्याग करता है। आपको बताना है 1 से 1.5 लीटर जो है प्रति 24 घंटे में आदमी अपने शरीर से त्याग करता है। यदि इससे कम करता है इंसान को इन फ्यूचर बीमारी होने की संभावना है। इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। गर्मी का भी मौसम चल रहा है, ताकि शरीर से ज्यादा पसीना निकले, ज्यादा से ज्यादा पेशाब निकले और पेशाब के माध्यम से सारे गंदगी इजीली निकलते रहे। ये हम जान गए। अब किडनी जो है प्रतिदिन कितने लीटर ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, तो आपको बताना है किडनी जो हमारे बॉडी का टोटल 180 यानी 180 लीटर ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। अब सवाल ये उठता है, क्या इंसान के शरीर में 180 लीटर ब्लड है? जी नहीं, 180 लीटर ब्लड नहीं है। लेकिन एक बार में बात करें तो यह जो है थोड़ी थोड़ी करके पूरे 24 घंटा तक ये फिल्ट्रेशन करते रहता है। यदि इस 5 लीटर ब्लड को हम बात करें फिल्ट्रेट करने के लिए लगभग 30 से 40 बार फिल्ट्रेशन करता है। यानी 5 लीटर ब्लड को यदि हम 30 से 40 गुना कर दें तो आपको 180 के समथिंग आ जाता है। यानी 5 से 5.5 लीटर ब्लड को 30 से 35 बार ये फिल्ट्रेशन करते रहता है। तो हमको पता है कि किडनी कितना होता है, 100 ग्राम के आसपास होता है मैक्सिमम। इसमें 100 ग्राम ब्लड चला भी जाता है फिल्ट्रेट होने के लिए। तो 100 से ज्यादा नहीं जाएगा, 200 ml से ज्यादा जाएगा नहीं, तो किडनी है तो आखिर 5 लीटर ब्लड को तो एक बार फिल्ट्रेट करेगा नहीं। इसलिए ये बार बार स्लोली प्रोसेस से करता है। इसलिए दिन भर में इसको पूरे को फिल्ट्रेट करने में, यानी 5 लीटर को फिल्ट्रेट करने में एक लंबा टाइम लगता है। और इस 5 लीटर को लगभग 30 से 35 गुना ज्यादा टाइम लेके करता है। इसलिए हम बताए भी आपको 180 लीटर ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है। उसके बाद हम जानते हैं जिस साइंटिफिक प्रोसेस से आपको या आप लोग यूरिन को क्या करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है मिक्चरेशन। आपसे पूछा जाएगा मिक्चरेशन यानी वह साइंटिफिक रीजन, वह साइंटिफिक प्रोसेस, वह वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके सहारे हम क्या करते हैं, पेशाब करते हैं। इसी को बायोलॉजिकल नाम में मिक्चरेशन बोलते हैं। ऐसे जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिन का त्याग करना। लेकिन जो बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, इनको ये प्रक्रिया को एक अलग नाम से याद रखना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मिक्चरेशन। तो अभी आप देख रहे थे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। यदि यह वीडियो आपको किसी दोस्त की मदद से मिल रहा है और अभी आप लोग फेसबुक पेज को या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, एक दूसरे को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले
और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको हम देते रहें। इसी आशा उम्मीद के साथ आपको हम एक बार फिर से बोलते हैं, यह चैनल का नाम है पीके बायोलॉजी क्लासेस और पेज का नाम है पिंकू कुमार। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दूसरे को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि एक नए नए टॉपिक को आप लोगों तक हम पहुंचाएं, आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की ओर हम पहुंचाएं। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।